तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मध्य पाषाण काल पर डिस्कशन को शुरू किया और 3-4 बिंदुओं पर हम लोगों ने मध्य पाषाण काल को समझा। मैंने बताया कि इतिहास का यह वह कालखंड है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोतों का अभाव होता है। सिर्फ एक ही स्रोत पाया जाता है, पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में भी बहुत सारे लिमिटेड स्रोत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्रोतों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके बारे में जानकारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। जैसा कि पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ उपकरण मिले हुए थे और उपकरणों के आधार पर हम लोगों ने यह चिन्हित कर दिया था कि पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था और कहाँ कहाँ से उपकरण मिले जिससे उसका भौगोलिक वितरण या उनकी भौगोलिक सीमा निश्चित की जा सके। लेकिन जब हम लोग मध्य पाषाण काल में पहुंचते हैं तो कुछ चीजें ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मूर्तियां मिलनी शुरू हो गई, अनाज मिलने शुरू हो गए, हड्डियां मिलनी शुरू हो गई, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि इन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया और उस बदलाव को हम इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर या साक्ष्यों के आधार पर हम निश्चित या निर्धारण करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने 3-4 बिंदुओं पर डिस्कशन किया था। एक तो हम लोगों ने देखा था कि मध्य पाषाण काल एक संक्रमण के काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो डिवाइड किया गया पाषाण काल को, उसमें मध्य पाषाण काल का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में इसे शामिल किया गया। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही तकनीकी परिवर्तन भी होता है और वो तकनीकी परिवर्तन हमें इनके उपकरणों में देखने को मिलती है कि इनके उपकरण छोटे हो गए, हल्के हो गए, तीर धनुष जैसी चीजें यहाँ पे सामने आ गई, जिससे इनके पास शिकार करने की जो उपकरण रहे उपकरणों में विविधता नजर आने लगी। जब उपकरणों में विविधता नजर आई तो इनके शिकार के जो साधन रहे या यूं कहिए कि शिकार जो साध्य रहा, जो पशु पक्षी रहे, उसमें भी विविधता आने लगी। अब बड़े छोटे जानवरों के साथ साथ मछली और पक्षियों का भी शिकार इन्होंने करना शुरू कर दिया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था जीविकोपार्जन के तौर पे। इसके बाद हम लोगों ने भौगोलिक वितरण को देखा और मैंने बताया था कि भौगोलिक वितरण में लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से इनके साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग 2 मुख्य बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये दोनों बिंदु मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए हैं। एक तो इनके सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, और दूसरा हम लोग इनके सांस्कृतिक चीजों को भी समझेंगे जो इतिहास में पहली बार आकर के मध्य पाषाण काल में ये चीजें समझने का प्रयास किया जाता है, या कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहां पर उनके संस्कृति को समझने का भी प्रयास किया जाता है। और बेसिकली इस संस्कृति में 2-3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो उनका धर्म शामिल होता है, दूसरा उनका चित्र शामिल होता है, और इन्हीं चित्रों से एक चीज और निकल के आता है कि चित्रों में सौंदर्य बोध है या नहीं। तो आज हम लोग पहले शुरू करते हैं सामाजिक संरचना मध्य पाषाण काल की। सामाजिक संरचना देखिए, जब सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो यहां कुछ चीजें निकल करके आती हैं। पूरा पाषाण काल में जो सामाजिक संरचना रहा वहां पे बोला जाता था कि एक प्रकार की बैंड समाज था। यहाँ पे बैंड समाज था और बताते हैं कि यहां भी बैंड समाज पाया गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया दोनों में। बैंड समाज में, बैंड समाज का मतलब होता है कि बंधा हुआ कुछ लोगों का समूह, जैसे 5 लोग, 4 लोग, 3 लोगों का एक ग्रुप, ऐसे 3-3 लोग एक साथ चलते थे। वही उनकी सोसाइटी, वही समाज था, वही मिलकर के शिकार करते थे और खाते थे। तो पूरा पाषाण काल में यह संख्या कम थी, 3 से 5 लोगों की संख्या थी। यहां आकर के बढ़ गया, लगभग 10 से 20 लोगों की संख्या होने लगी। इसी को बोला जाता है बैंड समाज। अब ये समुदाय के रूप में थोड़ा बड़े होने लगे। जहां पहले कम लोग इकट्ठे होते थे समुदाय के रूप में, अब एक साथ इकट्ठा होने लगे। समुदाय के रूप में इनकी संख्या अब बढ़ने लगी और मध्य पाषाण काल में आते आते ये 10 से 20 तक एक समूह में रहने लगे। इसी को बोला गया बैंड समाज कहा गया। इसमें भी कहा जाता है कि जो समूह में जो बैंड समाज बना, तो इसमें जो शिकार, अच्छा, जब बैंड समाज बनेगा समूह में तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं और जवान भी हो सकते हैं, तीनों लोग हो सकते हैं। देखिए, समूह का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जवानों का समूह बना, इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं और महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। साथ ही जवान में भी समझिए कि युवा, जवान के बजाय बल्कि युवा लिखिए, बच्चे, युवा और बूढ़े। युवा में दोनों, महिला पुरुष दोनों शामिल कर लीजिए। और यहाँ बच्चों में भी महिला पुरुष दोनों, यानी लड़का लड़की, और बूढ़े में भी महिला पुरुष दोनों। इस तरीके से समझिए। बेसिकली 3 भागों में बांट दिया जाता है, बच्चे, युवा और वृद्ध, वयोवृद्ध या बूढ़े लोग। तो अब यहाँ पे ये तय किया गया
कि अब जो शिकार करने के लिए लोग जाएंगे इस बैंड समाज से, जो युवा लोग हैं वो जाएंगे शिकार पे, बच्चे हैं ये घर पे रहेंगे, और ये जो वयोवृद्ध व्यक्ति है इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि अब इन बच्चों की देखभाल करेगा घर पे रह करके। ये चीज पहली बार मध्य पाषाण काल में देखी गई। पूरा पाषाण काल में ये चीजें नहीं थी। इस वहां पे सभी लोग शिकार करने जाते, मैंने बताया छोटा ग्रुप होता था, 3 से 4 लोग 5 लोग होते थे, सब लोग शिकार करते थे। यहाँ ग्रुप जो समूह बैंड समाज में समूहों व्यक्तियों की संख्या जब बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बांट दी जाती है, और कहा जाता है कि जो युवा है वो जाता था शिकार करने, बच्चे घर पे रहते थे, और जो वृद्ध व्यक्ति था वो उन बच्चों को ध्यान रखता था। यहीं से परिवार की संकल्पना निकल करके सामने आती है, यहीं से परिवार की संकल्पना निकल करके सामने आती है। पहली बार परिवार की परिकल्पना इस चीज से ही निकल के आती है कि अब कुछ लोग देखभाल कर रहे हैं, युवा चले गए। जैसा कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में मध्य पाषाण काल से लेकर के अब तक घर में कुछ लोग बच्चों की देखभाल करते हैं, बाकी लोग जाते हैं अपना हाल रोजगार करने, काम करने के लिए। तो पहली बार परिवार की परिकल्पना मध्य पाषाण काल में देखी गई। इसके और भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिसे आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया, दूसरी चीज मैं और समझाना चाह रहा हूं। परिवार की परिकल्पना आ गई। परिवार की परिकल्पना आने से एक चीज ये तय होता है कि क्या ये अब अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगे थे, अस्थायी निवास करते थे ये। तो कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों में परिवार की परिकल्पना तो शुरू हो गई। वयोवृद्ध बच्चों को देखता था और जो बड़े रहते थे वो जाते थे शिकार करने के लिए, लेकिन इनका जीवन अभी भी पूरी तरीके से अस्थायी न होकर के यायावर था। बोलते हैं यायावर को बोला था खानाबदोश। घुमंतु जिसे बोला जाता है, घूमने वाला, घूम रहे हैं। बंजारा देखते होंगे ना फिल्मों में, बंजारे को दिखाया जाता है कि वो एक टोली में एक साथ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, औरतें, सब लोग एक साथ चलते हैं। एक जगह उन्होंने स्टे किया, वहीं पे नाचा गया, कमाया खाया, इकट्ठा हो गया, फिर आगे बढ़ गया, ऐसे चलता था। लेकिन बंजारा जीवन भी कहीं ना कहीं एक जगह स्थायित्व चाहता है। वो चाहता है लास्ट में 1 साल तक घूमने के बाद एक जगह आकर के अपने आप को परमानेंट स्थापित कर लेता है। तो कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल में भी, हालांकि जीवन उनका यायावर था, खानाबदोश था, घुमंतु था, लेकिन अस्थायी निवास की प्रक्रिया की तरफ वो आगे बढ़ गए थे। यानी खानाबदोश, यायावर और घुमंतु होते हुए भी कि अस्थायी निवास की दिशा में सोचना शुरू कर दिए थे। और इसके कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं जिससे यह पाया गया, हालांकि पूरी तरीके से अस्थायी निवास नव पाषाण काल में होता है, और मैंने बताया कि एक संक्रमण के काल के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। तो बहुत सारी जो प्रवृत्तियां हैं नव पाषाण काल की यहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि परिवार की परिकल्पना शुरू होगी, आगे चल करके नव पाषाण काल में पूरी तरीके से परिवार बन जाएगा। अभी इनका जीवन घुमंतु है, यायावर, खानाबदोश घूम रहे हैं, और बड़ी सुकून की जिंदगी मानी जाती है। लोग बोलते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के 4 दिन। तो एक्चुअल में फुर्सत के 4 दिन यही माने जाते थे कि घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी परमानेंट कोई संपत्ति नहीं है। वो किस लिए घूम रहे हैं? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। गए, घूमे, शिकार किए, खाए पिए और मस्त रहे। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में एक अस्थायी निवास होता है तो फिर वो निजी संपत्ति की ओर लेकर के जाता है, और जब आप निजी संपत्ति की ओर बढ़ते हैं तो निजी संपत्ति फिर आपको फुर्सत के 4 दिन नहीं देते। फिर आपको उस निजी संपत्ति को बचाना है, उसको सुरक्षित रखना है, कोई उस पर दूसरा ना कब्जा कर ले। अब आपको संघर्ष करना है। तो निजी संपत्ति की अवधारणा ने व्यक्ति के जीवन में फुर्सत के 4 दिन को छीन लिया। अब वो उसके लिए संघर्ष कर रहा है, टेंशन ले रहा है, और कैसे बढ़ाए, लालच आ गया। जब तक निजी संपत्ति नहीं थी तब तक व्यक्ति के जीवन में लालच जैसी चीज नहीं थी। निजी संपत्ति ने ही व्यक्ति के जीवन में लालच को बढ़ा दिया, और कहा जाता है कि 99 के चक्कर में पड़े हो। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका 100 कभी पूरा नहीं होगा, आपको एक कमी नजर आएगी, और इस एक के लिए ही आप जिंदगी भर अपने फुर्सत के दिनों को भूल करके टेंशन की जिंदगी, चिंता की जिंदगी में जिएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं अस्थायी निवास की। अगर बातें करें हम लोग, अस्थायी निवास की तरफ वो दिशा में सोचना शुरू कर दिए थे, बढ़ गए थे आगे। तो प्रतापगढ़ से मिलता है। प्रतापगढ़ अपना वही उत्तर प्रदेश,
प्रतापगढ़ के सराय नहर राय, सराय नहर राय, और एक स्थान है मैदहा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्थान है मध्य पाषाण काल का, ध्यान रखिएगा ये। यहां से कुछ खंभे मिले हैं, खंभा समझ रहे हो ना, खंभे, खंभे के साक्ष्य प्राप्त हुआ, स्तंभ जिसे बोलते हैं, खंभे के बजाय स्तंभ लिख लीजिए, स्तंभ, स्तंभ मिले। और इसी बेस पे जो इतिहासविद रहे, जो विद्वान रहे, उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि ये खंभे एक्चुअल में उसी लिए मिले ताकि यहाँ पे स्थायी निवास करते थे, इनका निवास स्थायी है। और इसी वजह से कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल के जो लोग रहे वो अस्थायी निवास की दिशा में आगे बढ़ गए थे। हालांकि उनका जीवन क्या था, घुमंतु था, मैंने बताया घूम घूम करके वो यायावर जीवन जीते थे। लेकिन घूमने वाले व्यक्ति का भी एक निवास होता है जहां वो ठहर सके लंबे समय तक। बंजारों के मैंने एग्जांपल दिया, ये बंजारे क्या करते हैं, 6 महीने घूमते हैं, 6 महीने घूमते हैं, वो 6 महीने एक जगह निवास करके खाते हैं। घूमने का मतलब होता है कि इतना खाद्य संग्रह कर लेते हैं ये कि इनका 6 महीना आगे चल जाए, फिर 6 महीना ये सिर्फ खाते हैं। जब इनका खाद्यान्न समाप्त होता है, खाने पाने की चीजें, तो फिर ये निकल जाते हैं घूमने के लिए, और फिर 6 महीना तक कलेक्ट करते हैं और घूमते हैं पूरे बाल बच्चे के साथ, बनाते खाते कलेक्ट करते, बनाते खाते, बैलगाड़ी ले लिए हैं, इक्का गाड़ी ले लिए हैं, मैंने पूरे यातायात के साधनों के साथ ही टहलते हैं। वैसी था मध्य पाषाण काल के लोगों का जीवन, जो घुमंतु होते हुए भी कहीं न कहीं स्थायी निवास की तरफ बढ़ गए थे। इसके अलावा और भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे सराय नहर राय से, सराय नहर राय से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिलता है, मैंने बताया था कल। और गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिलने का मतलब कि ये भोजन पका के खाते थे, भोजन पकाना इन्होंने शुरू कर दिया था। उसी प्रकार से कुछ मृदभांडों का साक्ष्य मिलता है। हालांकि नियमित जो मृदभांड मिलते हैं वो मिलते हैं नवपाषाण काल में, नियमित मृदभांड, प्रॉपर वे में मृदभांड मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन मध्य पाषाण काल में भी जो है कि मृदभांडों के साक्ष्य मिलते हैं, मृदभांडों का आरंभ हो गया था, एक्चुअली कहीं मृदभांडों का आरंभ हो गया था, यहाँ से आरंभ हो गया था। और इसके भी साक्ष्य मिल जाता है कहाँ से, चौपानी मांडू से, बेलन घाटी में, चौपानी मांडू से, चौपानी मांडू से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, जब हम अस्थायी निवास की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अस्थायी निवास की तरफ आगे बढ़ने का सीधा सा मतलब होता है कि खाना पका करके खाना शुरू कर दिए, रहना एक जगह इन्होंने शुरू कर दिया, मृदभांड मिलने लगा, तो यहीं पे शवाधान की पद्धति भी हमें देखने को मिलेगी। जो लोग मृत होंगे उनको दफनाने की प्रक्रिया या उनका शवाधान जलाने की जो प्रक्रिया है वो भी देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल में पहली बार शवाधान की पद्धति भी देखी जाती है, पहली बार पद्धति मिलता है। और यहां पे मृतक को दफनाया जाता था, मृतक को दफनाया जाता था। और कहते हैं कि मृतक को न केवल दफनाया जाता था, बल्कि जब दफन किया जाता था उसके साथ कुछ आवश्यक सामग्रियां भी रखी जाती थी, आवश्यक सामग्रियां भी रखी जाती थी। एक्चुअल में आवश्यक सामग्रियां रखे जाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो विद्वान देते हैं, बोलते हैं कि ये अपने पूर्वजों के प्रति एक प्रकार का सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हैं, रिस्पेक्ट का भाव प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए आवश्यक सामग्री रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आवश्यक सामग्री इस उम्मीद से रखते हैं कि इसकी आत्मा, जो जिंदगी में जिन जिन चीज़ों की इसको ज़रूरत रही, उन ज़रूरतों को इसके साथ रखा जाता है कि इसकी आत्मा को भी उन चीज़ों को ज़रूरत होगी तो वो आत्मा उसका उपभोग करेगा। कहते हैं कि मध्य पाषाण काल ही वह अंतिम दौर था जिसने व्यक्ति के जीवन से सुख शांति को छीनना शुरू कर दिया। यानी सीधा सा मतलब हुआ कि जहां पे निजी संपत्ति की ओर भी आगे बढ़ते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति रही उस पे नियंत्रण करने का प्रयास भी यहीं से शुरू किया जाता है। और ये कुछ मानव शास्त्री इस आधार पे मानव शास्त्रियों ने स्थापित करने का प्रयास किया है कि जब ये पूर्वज परंपरा लेकर के आए कि आवश्यक सामग्रियां अपने पूर्वजों के साथ रखा जाए, अपने पूर्वजों को लेकर के जब इनके दिमाग में बातें चली तो उसी परंपरा के साथ कुछ मानव शास्त्रियों ने यह अवधारणा भी रखी कि यहीं पे जो सार्वजनिक संसाधन थे उस पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। संसाधन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया।
नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इनकी सामाजिक संरचना में बेसिकली हम लोग वो सब कुछ पा जाते हैं जो आगे चल करके हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा व्यापक स्तर पे। गर्थ चूल्हे का प्रयोग यानी खाना पका करके करते हैं, नवपाषाण काल में खाना पका हुआ मिलेगा। मृत भांडों का प्रयोग व्यापक तौर पे नवपाषाण काल से शुरू हो जाता है, बर्तन में खाना शुरू कर देते हैं वो। बैंड समाज, यहाँ आकार छोटा था, नवपाषाण काल में जाकर के देखेंगे हम लोग बैंड समाज का आकार बड़ा हो जाएगा, 70-80 लोगों का समूह हो जाएगा। यहाँ 10-15 लोगों का समूह है, वहाँ पे 70-80 लोगों का समूह हो जाएगा। परिवार की परंपरा नवपाषाण काल में स्पष्ट तौर पे सामने आ जाएगी। परिवार की परंपरा यहाँ पे धीरे धीरे आने लगी। वयोवृद्ध व्यक्ति बच्चों की देखभाल कर रहा है। शवाधान की पद्धति नवपाषाण काल में स्पष्ट तौर पे देखने को हम लोगों को मिलेगी। शवाधान पद्धति यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ भी प्रक्रिया हम लोग देखने को मिलती है कि यहाँ दफनाया जाने लगा, कुछ आवश्यक सामग्रियां रखी जाने लगी। पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव भी आ जाता है और उसी सम्मान के भाव की वजह से कुछ मानव शास्त्रियों ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि अब ये सार्वजनिक जो संसाधन है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं कि ये पूर्वजों का रहा होगा तो हमारा इस पे अधिकार, ये हमारे पूर्वज का था तो मेरा अधिकार। यानी सार्वजनिक संसाधन, निजी संपत्ति की अवधारणा भी धीरे धीरे यहाँ पे शुरू होती है। आगे चल करके नवपाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि निजी संपत्ति की अवधारणा भी सामने आ जाती है। तो ये तो हो गया इनका सामाजिक संरचना। अब आते हैं दूसरा हम लोग सांस्कृतिक संरचना। सांस्कृतिक संरचना उसी कालखंड में आती है जब व्यक्ति के पास अवकाश हो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अवकाश जब होता, अवकाश यानी कि फुर्सत, और क्या बोल सकते हैं अवकाश को, जब उसके पास समय हो। अवकाश व्यक्ति को क्या देता है? ये समय देता है। ये समय किस लिए देता है? कुछ रचनात्मक कर सके, कुछ रचनात्मक कर सके। यह अवधारणा मध्य पाषाण काल की है, जिसे बाद में चल करके अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने भी इसी बात को सिद्ध किया था, जहां इन्होंने दास को एक अनिवार्य हिस्सा मान लिया था समाज का, और बोला ये दास इसीलिए अनिवार्य है ताकि हमें दे सके टाइम या फुर्सत। और हमें टाइम या फुर्सत इसलिए चाहिए ताकि हम कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें, इसलिए हमें चाहिए दास। प्लेटो और अरस्तु ने इसी चीज को तय किया। मध्य पाषाण काल में भी माना जाता है कि व्यक्ति जब खाद्य संग्राहक हो गया तो उसे कुछ अवकाश मिलने लगा, और यह अवकाश तभी मिलता है जब व्यक्ति खाद्य उत्पादक हो जाए, उत्पादन अधिशेष बढ़ जाए। जो उत्पादन बढ़ेगा तो हमें अवशेष मिलेगा। जैसे कि गांव में एक किसान 10 बीघा में अगर खेती कर रहा है वो, तो उसके पास मान लीजिए कि 200 कुंटल गेहूं हो गया, तो 200 कुंटल में 1 या 2 कुंटल वो रख लेगा अपने खाने के लिए, बकिया उसके पास जो बचता है 198 कुंटल वो बेच देगा उसको। 2 कुंटल उसने गेहूं रख लिया पूरे साल खाने के लिए, उसके पास अवकाश है, उसे खेती करने की जरूरत नहीं है, उसे पता है कि हमने रख लिया, बल्कि और बढ़ा के रख लेगा ताकि और बाकी की चीजें, सब्जी खरीदने के लिए भी 2 कुंटल गेहूं रख लेगा एक्स्ट्रा, बाकी बेच देगा। तो अवकाश कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपको एक रचनात्मकता को लेकर के जाएगा। अब आप बेचेंगे, जो पैसा आएगा सोचेंगे इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरीके से हम लगाएं, या कुछ ऐसा काम करें, घर बनवा लें, कुछ और कर लें। तो कहीं ना कहीं रचनात्मकता की तरफ तभी बढ़ेंगे जब आपके पास अवकाश हो, और अवकाश के लिए आवश्यक है कि आपके पास उत्पादन निश्चय में वृद्धि हो। तो अवकाश ने क्या किया कि उत्पादन बढ़ने से लोगों को अवकाश मिल गया, और इसी अवकाश ने सांस्कृतिक संरचना को जन्म दिया। और इस सांस्कृतिक संरचना में 2 चीजें आती हैं, बेसिकली हम लोग इनके कला का डिस्कशन करेंगे और धर्म की चीज। धर्म भी ऐसे ही आता है, व्यक्ति अवकाश में रहेगा तो सोचेगा वो कैसे पृथ्वी बनी, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सुपर पावर है। ये सारी चीजें, धर्म और दर्शन जैसी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं जब आप फुर्सत में होते हैं। आप काम में बिजी रहिए, देखिए आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, अपने बारे में नहीं सोच सकते कि मुझे कपड़े साफ करना है, खाना है, बनाना है, सोच ही नहीं पाएंगे। फुर्सत में रहेंगे तो तमाम तरीके की बातें आपके दिमाग में घूमेंगी, पुरानी पुरानी बातें घूमेंगी, भविष्य की बातें घूमेंगी। तो मध्य पाषाण काल सांस्कृतिक संरचना की एक शुरुआत मानी जाती है, जहां पे कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। देखिए क्या क्या चीजें मिलती है। देखिए हम यहां देखते हैं कि राजस्थान का एक स्थान है बागोर। बागोर से स्त्री मूर्ति मिलती है, और कहते हैं कि यह जो मूर्ति है किसी देवी की ओर संकेत करती है। धर्म नजर आ रहा है। दूसरी चीज, मृतक को दफनाने के रूप में भी हमें धर्म नजर आ रहा है। दफनाने की
क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रख रहे हैं आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री, और आवश्यक सामग्री हमें यह दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के पश्चात जीवन। तो धर्म के रूप में दो तीन चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एक तो मिल जाता है कि कुछ मूर्तियां मिली हैं जो किसी देवी की ओर संकेत कर रही हैं। दूसरी कि मृतक को दफनाने के रूप में जो आवश्यक सामग्री रखी जा रही है वो यह दर्शाता है कि मरने के बाद भी एक जीवन है, जिसे लगभग सभी धर्म के लोग आज भी स्वीकार करते हैं कि मरने के बाद भी एक जीवन है। बोलते हैं प्रलय आ जाएगा, कयामत आ जाएगा, उसके बाद फिर से जीवन होगा, सब लोग जिंदा होंगे। मध्य पाषाण काल के जो लोग रहे वो पहले ही इस चीज को समझ चुके थे कि मरने के बाद भी जीवन है, इसीलिए मरने के बाद मृतकों के साथ कुछ सामग्रियां रख देते थे जो उनके यूज की थी। दूसरी चीज, जब व्यक्ति को टाइम मिलता है, अवकाश मिलता है, तो कला की तरफ भी जाता है और अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। और यह भाव आप कई रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे आधुनिक समय में हम लोग देखें तो हम लोगों को भाव अभिव्यक्त करने के कई सारे साधन हैं, और इस समय तो सबसे बड़ा साधन हो गया है सोशल मीडिया। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ लिख करके अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज को शेयर करके अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं जो हमारे भाव से मेल खाता है, उसको हमने शेयर कर दिया, नहीं लिखा तो बिना मेहनत के चीजें हम अपने भाव को व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिपि है, तकनीकी है, साधन है। उस समय उनके पास लिपि नहीं थी, साधन कुछ ऐसा नहीं था कि वो अपने भाव को दूर तक पहुंचा सके, बस यही साधन था कि अपने आसपास जो चीज थी उसी पर अभिव्यक्त कर सकते थे। और आसपास थी पहाड़ी, गुफाएं, इसलिए इन लोगों ने गुफाओं में रेखाओं के माध्यम से अपने भाव को अभिव्यक्त किया, जो एक चित्र बन गया। और ये भाव हमें कई रूप में देखने को मिलता है। तो धर्म के साथ साथ इनका जो दूसरा पहलू निकल करके आता है वो आता है चित्रकला। और चित्रकला का सीधा सा मतलब था कि ये अपने भावों को व्यक्त करते थे, भावों को अभिव्यक्त किए, भावों को इन्होंने अपने अभिव्यक्त किया। और इसके साक्ष्य मिलता है जैसे कि भीमबेटका, कई जगह मिलता है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। फिर इसी प्रकार मिर्जापुर में एक है सुहागी घाटी, उड़ीसा में सुंदरगढ़ और संभलपुर, और केरल से भी मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहे थे। और ये चित्र जो मिले हैं, ये चित्र कहाँ मिले हैं? गुफा के अंदर और गुफा के बाहर, चट्टानों पर, दोनों जगह मिले हैं। और ये जो चित्र मिले हैं ये दो रूपों में मिले हैं। एक मिला है तक्षण कला और दूसरा मिला है चित्रकला। तक्षण कला का मतलब होता है जब हम किसी चीज से खुरुच करके पत्थर पे चित्र बना दे, चट्टानों के चित्र बना देते, इसे बोलते हैं खुरचन कला भी। खुरचन कला, खुरुच करके, ऐसे ना ले लिए पत्थर, छोटा सा पत्थर लेकर के और दीवार पे उसको खुरुच करके हम एक चित्र बना दे, तो उसे बोला जाता है तक्षण कला। और चित्रकला का मतलब इसमें रंगों का प्रयोग किया गया, इसमें रंगों का प्रयोग किया गया। और रंग थे लाल, नीला, हरा, पीला। तो इनके जो चित्र हैं दोनों रूपों में मिलते हैं, तक्षण कला के रूप में भी चित्र मिलते हैं और चित्रकला के रूप में भी इनके चित्र मिलते हैं। और इन चित्रों में विविधता थी, ऐसा नहीं था कि एक ही प्रकार का चित्र था। ये जो चित्र है ये चित्र विविधता से भरे हुए थे, विविधता थी। इसमें पशुओं का भी चित्र था और मानव का भी चित्र था, और मानव का भी चित्र था। पशुओं में बात किया जाए तो खरगोश, लोमड़ी, कछुआ आदि चित्र है। मानव की बात किया जाए तो इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों मानव का चित्र था। और ये जो चित्र बने मानव के, ये मानव की विभिन्न गतिविधियों का चित्र था, विभिन्न गतिविधियों के चित्र। गतिविधियों के चित्र, कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं इस समय मानव? जैसे इस समय शिकार करते थे मानव, शिकार का चित्र है।
जो महिलाएं होती थी, जो नवजात बच्चे जिनके पास होते थे, तो उनको वो दूध पिलाती थी। तो कह सकते हैं हम लोग कि दूध पिलाती हुई स्त्रियां, ये हो सकता है। इसके अलावा शिशु पालने का भी दृश्य मिलता है, छोटे बच्चे। इसके अलावा यहाँ पे नृत्य के भी कुछ चित्र मिलते हैं, और कहा जाता है कि ये एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। तो माना गया कि शायद ये दावत समारोह अगर इन्होंने किया हो तो दावत के भी चित्र यहाँ मिलते हैं, क्योंकि ये दावत समारोह के चित्र मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के लोग कितना आगे बढ़ चुके थे, कितना कुछ बदलाव हो चुका था पूरा पाषाण काल से। जहाँ पूरा पाषाण काल में ये सब चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, वहाँ मध्य पाषाण काल में कई सारी चीजें देखने को मिलती। तो सवाल उठता है कि एक्चुअल में इन चित्रों का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो इन चित्रों के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो उद्देश्य माने जाते हैं। पहला उद्देश्य माना जाता है, चूंकि लिपि जब नहीं थी, अगर लिपि होती तो ये लिखते, चूंकि लिपि नहीं थी इस समय, तो लिपि के अनुपस्थिति में पहला उद्देश्य तो यही था कि अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। किस चीज में? लिपि की अनुपस्थिति में। लिपि की अनुपस्थिति में भावों की अभिव्यक्ति थी, भावों की अभिव्यक्ति थी। एक चीज तो ये उभर करके सामने। दूसरा, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि एक्चुअल में ये जो चित्र हमें दिख रहे हैं, ये बेसिकली किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान की ओर संकेत करता है। वो कहते हैं कि जब ये लोग शिकार पे जाते थे, तो शिकार पे जाने से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और यह धार्मिक अनुष्ठान ये होता था कि उसको तक्षण या चित्रकला के माध्यम से उसे उकेरते थे पत्थरों पर, गुफाओं में, चट्टानों पर। तो इनका उद्देश्य एक प्रकार का है, बोलते हैं कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान था। इसको क्या दिया गया? धार्मिक अनुष्ठान। और इस अनुष्ठान का उद्देश्य था कि जब शिकार पे जा रहे हैं तो शिकार अच्छा हो। होता नहीं कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो एक धार्मिक काम करके जाते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करके जाते हैं कि उस काम में हमें सफलता मिले। तो कुछ इतिहासकार या कुछ विद्वानों का मानना है कि एक्चुअल में यह एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान था जो शिकार पे जाने से पहले किया जाता था। उद्देश्य ये था कि बेहतर शिकार मिले, किसी प्रकार का हानि न हो, हमें अच्छा शिकार की प्राप्ति हो जाए। तो ये दो उद्देश्य माने जाते हैं इनके चित्रकला के। अब एक इंपॉर्टेंट मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल के जो चित्र हैं उनमें सौंदर्य बोध आप देखते हैं या नहीं? सौंदर्य बोध, ध्यान रखिएगा। सौंदर्य बोध का मतलब समझ रहे हैं ना कि उसमें जो सौंदर्य बुद्धि है वो नजर आती है कि नहीं? आपको दिखता है कुछ चीजें कि हाँ एक्चुअल में ये सौंदर्य बोध है इसमें चित्रकला। ऐसा नहीं कि सिर्फ खींच दिया गया है लाइन, उसमें कुछ भी चीजें नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं, कोई संकेत, कोई सूचना या किसी भावों की अभिव्यक्ति। एक्चुअल में सौंदर्य बोध का मतलब ही होता है कि भावों की अभिव्यक्ति आपको दिखता है कि नहीं? भावों की अभिव्यक्ति आपको दिखता है कि नहीं, ये देखना है। तो कई सारी चीजें हम लोग के भाव देखते हैं। एक तो यहाँ पे हमें सामुदायिकता की भाव दिखता है, सामुदायिकता की भाव हमें स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई देती है। और मैंने बताया था कि इनके जो चित्र है इसमें जैसे दावत समारोह जैसे चित्र है, कुछ चित्र ऐसे हैं जो दिखा रहा था कि समूह में 100 लोग खाना खा रहे हैं, तो दावत समारोह। और यह दावत समारोह हमें कहीं ना कहीं संकेत करता है कि ये सामुदायिकता की ओर बढ़ रहे थे, यानी एक समुदाय के रूप में रहने की ओर बढ़ रहे थे। अब कई सारे लोग मिलकर के एक समुदाय के तौर पे अपने आप को डेवलप कर रहे थे, मिल बांट करके सुख दुख में रहते थे, दावत कर रहे थे। दूसरी चीज हमें यहां देखती है करुणा का भाव। और करुणा का भाव हम लोगों को बड़ी स्पष्ट तौर पर जाते हैं। कहते हैं कि जब हम इन चित्रों का विश्लेषण, विद्वान जब इन चित्रों का विश्लेषण करते हैं तो कुछ बारीकियों की ओर ध्यान देते हैं चित्रों में, और वही बारीकी बताते हैं कि एक्चुअल में इनके अंदर कुछ न कुछ करुणा मतलब दया की भाव, जिसे बताते हैं कि जब इन चित्रों का हम विश्लेषण करते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो घर पे हैं, जो गृहस्थ महिलाएं हैं, उनका चित्र बहुत ही स्पष्ट नजर आता है। और वो पुरुष
जो शिकार करने जा रहे हैं उनके चित्रों को सिर्फ रेखा लाइनों से खींचा गया है, स्पष्ट चित्र उनके नहीं। माना जाता है कि इस माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि शिकार पे जाता हुआ पुरुष चूंकि हिंसा में लिप्त होगा, इसलिए उसके चित्र को स्पष्ट तौर पे उकेरा नहीं गया है। जबकि महिलाएं शिकार पे नहीं जा रही हैं, घर पे बैठी हुई, तो उनके चित्र को स्पष्ट उकेरा गया है, जो कहीं न कहीं हिंसा और अहिंसा की चीजों को अलग करने का प्रयास किया गया है, जहां हमें करुणा का भाव देखने को मिलता है। नंबर 1। दूसरी चीज, अच्छा पहले इसे पॉइंट आउट कर लीजिए। एक चीज क्या देखा गया कि जो घर पे महिलाएं हैं, हम खाद्य संग्रह जो घर पे कर रही हैं, तो वो महिलाओं का चित्र क्या है? स्पष्ट है। महिलाओं का चित्र स्पष्ट है, जबकि शिकार पे जाते हुए पुरुषों का चित्र, शिकार पे जाते हुए पुरुषों का चित्र स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। रेखा के माध्यम से बनाए गए, प्रतीक के रूप में रेखा के माध्यम से बना है। पहली चीज, शिकार यानी हिंसा से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इन्हें बहुत स्पष्ट नहीं उकेरा गया है। कहीं ना कहीं हिंसा और अहिंसा के बीच एक भेद को दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो उनके करुणा के भाव को अभिव्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये कहा गया है कि पहला पॉइंट दोनों एक कर लीजिएगा। नंबर 2, ये चीज समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि शिकार पे जब जा रहा है तो उसमें हिंसा जुड़ा हुआ है, पीड़ा जुड़ा हुआ है, हम जानवरों का शिकार करेंगे, इस वजह से उनके चित्र को बड़े स्पष्ट नहीं उकेरा गया। कहीं न कहीं दिखाया गया कि इससे पीड़ा होती है, तो उनको सिर्फ लाइन के माध्यम से उकेरा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शिकार पे जाता हुआ व्यक्ति का जो चित्र बना हुआ है ना, वो सिंगल व्यक्ति का चित्र नहीं दिखाया गया कि वो शिकार कर रहा है रेखा के माध्यम से, बल्कि उसमें कई सारे व्यक्ति समूह के रूप में दिखाया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि शिकार पे जाता हुआ व्यक्ति जो हिंसा कर रहा है, कोई एक व्यक्ति उसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पूरा ग्रुप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि शिकार पे सभी लोग जा रहे हैं। यह भी उनके अंदर करुणा की भाव को अभिव्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि शिकार के दृश्य में एक शिकारी को नहीं दिखाया गया, एक व्यक्ति को नहीं दिखाया गया, बल्कि इन्हें एक समूह के रूप में दिखाया गया है, समूह के रूप में दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि शिकार में जो हिंसा होगी, उस हिंसा की जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति नहीं ले रहा है, एक व्यक्ति नहीं लेना चाहता, और यही इनके अंदर करुणा के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, करुणा के भाव को भी अभिव्यक्त कर रहा है। दो चीजें होंगी ना, एक दो चीजें होंगी, लिख लीजिए। एक, जैसे करुणा के भाव या जो इनके अंदर जो सौंदर्य बोध नजर आता है, वो आता है कि शिशु के प्रति लगाओ, है ना, शिशु के प्रति लगाओ। मैंने बताया अभी कि माता और शिशु का जो चित्र रहा, दूध पिलाते हुए, शिशुओं को खिलाते हुए, तो ये भी करुणा के भाव है, बच्चों के प्रति लगाव हो रहा है। इसके अलावा एक चीज और इनके अंदर सौंदर्य बोध नजर आता है, नृत्य का जो चित्र है, नृत्य का चित्र, यह मनोरंजन के भाव को दर्शाता है, मनोरंजन के भाव को दर्शाता है। तो यहां भी हम देखते हैं कि सौंदर्य बोध नजर आता है। आईएएस का पूछा गया प्रश्न है, आप सोचिए कितने डीप में जाकर के प्रश्न पूछता है कि मध्य पाषाणकालीन चित्रों में आप सौंदर्य बोध कहां तक देखते हैं? 200 शब्दों में लिखिए। ये अगर इतना आप लिखेंगे, मेरे इस लेक्चर को ही हूबहू अगर आप नोट करेंगे, तो कम से कम 400-450 शब्द में हो जाएगा। यही आप उसे शार्ट करके लिख लीजिए, 200 शब्दों में हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा वाला, ये वाला पॉइंट सब लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट लिखेंगे तो 10 में से आपको 8 नंबर फिक्स है, कहीं जाना ही नहीं है, देगा नंबर आपको एग्जामिनर, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे ने बड़े दिल से पढ़ा है, लगन से पढ़ा है, और उस पॉइंट को पकड़ लिया जो पॉइंट समानता किताबों वगैरह में नहीं मिलती है। अब एक चीज और है, एक दो बिंदु है कि आधुनिक चित्रकला से कहां तक ये तुलना है इनका, आधुनिक चित्रकला से तुलना, ये भी प्रश्न पूछा गया है, जोड़ करके पूछा गया है। एक्चुअली में अकेला क्वेश्चन नहीं है, जोड़ करके पूछा गया है। तो मैंने बताया समानता असमानता दो बिंदु में देखना है, तो एक पहले हम लोग देख लेते हैं समानता क्या है, एक पॉइंट में आएगा, और एक बिंदु हम लोग देख लेंगे असमानता, असमानता।
देखिए, समानता के बिंदु है कि चित्रकला में लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता, लिपि का प्रयोग नहीं होता, भावों की अभिव्यक्ति होता है, भावों की अभिव्यक्ति था। तो हम पाते हैं कि आधुनिक चित्रकला भी यही चीजें देखने को मिलती है, ताकि चित्रकला में लिपि होता नहीं। अभी भी जो लोग चित्र बनाते हैं तो अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उन लोगों ने भी चित्र बनाया तो अपने भावों को अभिव्यक्त किया। तो इस मामले में आधुनिक चित्रकला और पाषाण, मध्य पाषाण काल की चित्रकला समान है। असमानता है ये कि अभी का जो समाज है जटिल हो गया, अभी चित्र जटिल हो गए, उस समय उतनी जटिलता नहीं थी उस कालखंड में। तो कहते हैं कि इस काल में जो चित्र बने वो सरल भावों के अभिव्यक्ति थे, सरल भावों के अभिव्यक्ति थे, जबकि आधुनिक काल के जो चित्र बनते हैं वो जटिल भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। सरल और जटिल भाव, जब आप चित्रकला देखेंगे तो कई तरह के जिग जैग चित्र आ गया, कई प्रकार के चित्र आ गए। कुछ चित्र ऐसे आए हैं जो मानव को टुकड़ों टुकड़ों में करके दिखाया गया। तो एक्चुअली में जटिल भावों की अभिव्यक्ति करती है आधुनिक चित्रकला। तकनीक बढ़ने से, लोगों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ने से ये चीजें विकसित हुई। ये शुरुआती कालखंड था, तो अभी तक न तो वहां पे तकनीक थी न कुछ था, तो सरल भाव के व्यक्ति थे, खाते थे पीते थे, समुदाय में जो देखते थे वही करते थे। आज हम ऐसी चीजों की भी परिकल्पना कर देते हैं जो एक्चुअल में हमारे समाज में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम उसके भी चित्र बना देते हैं। उस समय वही चित्र बनता था, सरल भाव सीधा मतलब वही, जो वो देखते थे वो बना देते थे। आज हम जो नहीं देख रहे हैं, जो आगे चल करके 200 सालों बाद होने वाला है, उसे भी हम अपने इमेज, अपने दिमाग में इमेज बना करके उसका भी चित्र बना करके व्यक्त कर देते हैं कि भविष्य में चीजें आएंगी। उसी को बोलते हैं जटिल भाव। समाज भी जटिल हो गया है तो चित्र भी जटिल हो जाएंगे। ये दोनों के मध्य समानता और समानता के बिंदु है। उम्मीद है कि मध्य पाषाण काल आप बेहतर तरीके से समझ के होंगे। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता मध्य पाषाण काल को लेकर के। इतिहास के बारे में मैंने बताया कि अगर इतिहास को आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर जुड़िए मुझसे। कहीं भी घूम के आएंगे, 1,50,000 रुपये खर्च करने के बाद भी अब इतिहास में उस समझ आपको तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि सबका एक अलग तरीका होता है। तथ्य आपको मिल सकते हैं, रटा सकते हैं, वो समझा नहीं सकते। यहां मैं आपको तथ्य भी दूंगा और समझा भी दूंगा। क्योंकि ये पूरा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बेसिकली ऑप्शनल सेक्शन का है ये टॉपिक। तो जो लोग ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं वो संपर्क करें। पूरा ऑप्शनल पढ़ाऊंगा इसी तरीके से और इसी वे में पढ़ाऊंगा कंप्लीट। एक बार पढ़ लेंगे, जिंदगी में दोबारा फिर ऑप्शनल नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि एक इतिहास ही नहीं पढ़ना होगा आपको। और नेट JRF वाले अगर पढ़ते हैं इसको तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा। वो उस स्टैंडर्ड पे होंगे जहाँ पे UPSC IAS का बच्चा ऑप्शनल पढ़ता है, उस स्टैंडर्ड का आपका इतिहास होगा। जबकि ध्यान रखिए कि सिर्फ जो नेट JRF कर रहा है इतिहास में, वो अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल तक नहीं ले जा सकता। नेट JRF वालों के पास फैक्ट हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट IAS के बच्चों जितना नहीं हो सकता। अगर आप इसे करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल तक जाएगा। फैक्ट का आपका भंडार है, तो आप सोचिए आप इतिहास में किस लेवल पे होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मिलिए, चलिए फिर यहां एंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोगों का नव पाषाण काल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।